नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वोच्च कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग जैसे पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, और अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था उसके आगे के सेगमेंट को लेकर के मैं जुड़ा हूँ आपसे। अभी हम बात कर रहे थे साउथ अमेरिका, और लास्ट सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे साउथ अमेरिका की खोज के बारे में। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जा रही है, वो किस नाम से जाना जा रहा था, उसकी बात की हम लोगों ने। आगे हमने इसका फिजिकल डिवीजन की बात की, इसकी वाटर बॉडी को देखा था हम लोगों ने कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें कौन कौन से महासागरीय क्षेत्र उसके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। कौन कौन सी जल संधियां हैं जो उसके दक्षिणी पार्ट में, उत्तरी पार्ट में दिखाई दे रही है। जैसे बात करें मैगलन जल संधि की, जो कहाँ है आपकी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हुए कहाँ है, दक्षिणी पार्ट के अंदर है, जिससे अलग हुआ है आइलैंड कौन सा आपका, टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ऐसे ही करके हम ये सारा सेगमेंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाता है, कितने देश इसमें शामिल है, सबसे छोटा देश कौन सा, सबसे बड़ा देश कौन सा है, कर्क रेखा की या मकर रेखा की स्थिति कैसी है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में ही। उसके बाद आगे हमने डिस्कस किया था इसका भौतिक डिवीजन क्या है, इसका भौतिक धरातलीय आधार पर इसको 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया, जिसमें पहला प्रदेश था एंडीज, दूसरा था इसके अंतर्गत अपन ने बात की थी उसका रहा पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र, तीसरा था तटवर्ती मैदान, तटवर्ती क्षेत्र था इसका जो निम्नवर्ती मैदान है, उसकी बात कर रहे हैं अपने मध्यवर्ती क्षेत्र में। उसके बाद में अगला था आपका तटवर्ती मैदान। इन चारों की बात की हम लोगों ने, और इन चारों की डिटेल से बात की थी हम लोगों ने। चारों की डिटेल से बात की, सबसे पहले एंडीज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, जिसमें अपने देखा उत्तरी एंडीज, मध्य एंडीज और दक्षिणी एंडीज की बात की थी। आगे चल के हमने एंडीज को देखा, एंडीज के बाद में आगे हम लोगों ने पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र को देखा, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ब्राजील उच्च भूमि क्षेत्र, गुआना हाईलैंड की बात की थी, और पेंटागोनिया के पठार की बात की थी। आगे हम लोग बात जुड़े थे सेगमेंट को लेकर के, तो इनकी डिटेल भी देखी थी हम लोग। मध्यवर्ती निम्नवर्ती भूमि का क्षेत्र देखा था हमने कि कहाँ पे कौन कौन सा ओरिनिको बेसिन देखा था, अमेजन बेसिन देखा था। उसके अलावा पराने पराग्वे का जो प्लाटा क्षेत्र है उसकी बात की थी हम लोगों ने इसकी डिटेल पढ़ी थी। आगे चल के तटवर्ती मैदानों की बात की थी, जो बहुत ज्यादा नहीं थे यहाँ पे तटवर्ती मैदान, जहाँ पे ज्यादातर काम था पूर्वी हिस्से के अंदर, यहाँ पर उत्तरी हिस्से में जो कैरिबियन द्वीप है उसी के पास हमको मिले थे। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व के नहीं है तटवर्ती मैदान। उसके बाद हमने इसकी क्लाइमेट डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, क्लाइमेट को डिस्कस किया था, यहाँ पे कौन कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है, इन क्लाइमेट की विशेषता क्या है, कौन कौन से घास के मैदान पाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इस बारे में। आगे हम लोगों ने यहाँ पर तो स्पेशल टाइप की स्पीसीज पाई जा रही थी, कुछ प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की, जो स्पेशलिटी है कहाँ की, साउथ अमेरिका की, जो यहीं पाई जाती है, उनका डिस्कस किया था हम लोगों ने। इसके बाद का आय का सेगमेंट, आज हमको इसका आर्थिक परिदृश्य देखना है, हमको देखना है यहाँ के उद्योगों के बारे में, हमको यहाँ के खनिजों के बारे में देखना है, हमको देखना है यहाँ के बारे में कृषि कल्चर के बारे में देखना है कि यहाँ कैसे यहाँ का जो आर्थिक आधार है किस तरह से डेवलप हुआ है, हमें इसकी बात करनी है आज हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके आर्थिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं पूरे की। जब आर्थिक परिदृश्य की बात करें अपन लोग, तो देखो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ कृषि की। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे कृषि की। साउथ अमेरिकी महाद्वीप के अंदर कृषि की क्या कंडीशन है, कितना क्षेत्र इसका उपयुक्त है, क्या नहीं है, कितना है, कहाँ पे कौन सी फसल होगी, क्या स्थिति रहेगी इसकी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। तो कृषि के अंतर्गत मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एक थोड़ा सा हिंट दिया था इस चीज के बारे में, कृषि के बारे में एक छोटा सा हिंट दिया था कि साउथ अमेरिका के अंतर्गत देखा जाए तो ज्यादातर भौगोलिक क्षेत्र है साउथ अमेरिका का, वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। एक्चुअल में क्यों अनुपयुक्त है कि यहाँ देखो पश्चिमी कोस्टल एरिया के ऊपर, यहाँ अपन ने देखा था एंडीज, यहाँ क्या देखा था हमने, एंडीज पर्वतमाला देखी थी जो 7200 किलोमीटर लंबी थी, उसकी बात की थी अपन लोगों ने। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र था, इधर उच्च भूमि का क्षेत्र था, इधर भी क्या था, उच्च भूमि का क्षेत्र, पठारी क्षेत्र था, यहाँ भी एक पठारी क्षेत्र मिला था, पेंटागोनिया का पठार मिला था। ठीक है, इसके बाद बीच वाले मध्य वाले भाग में यहाँ पे ग्रांड चाको की बात की थी, जो दलदली क्षेत्र है। उसके अलावा यहाँ अमेजन नदी जो विषुवत रेखा के समांतर गुजर रही थी, यहाँ पे मैंने अमेजन के जंगलों की बात की थी, इस बेसिन की बात की थी। मतलब इस क्षेत्र के अंदर, मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा किसी कंडीशंस नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त जो दशाएं होनी चाहिए वैसे मैदान यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए कृषि के अंतर्गत बात करें तो टोटल साउथ अमेरिका की भूमि का ओनली 10% भूभाग पे क्या होती है, कृषि होती है। ओनली साउथ अमेरिका के, इतना बड़ा महाद्वीप है जो चौथे नंबर पे आता है विश्व में, और उसमें क्या होता है आपका, सिर्फ किस पे आ रहा है आपका, सिर्फ 10% भाग पे क्या कर पा रहे हैं हम लोग, कृषि कर पा रहे हैं। अच्छा, इस कृषि के अंतर्गत अगर देखें, कृषि के अंतर्गत भी देखें तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कृषि के अंतर्गत, आपसे बात करता हूं गेहूं की। अपन बात करते हैं गेहूं की, कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र है कौन से, साउथ अमेरिका के अंतर्गत गेहूं उत्पादक क्षेत्र है कौन से आपके। तो ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के अंदर गेहूं उत्पादक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है कौन सा देश आपका, अर्जेंटीना। कौन सा देश जाना जाता है आपका, अर्जेंटीना जाना जाता है, और साथ में ही जुड़ा हुआ है इससे उरुग्वे, साथ में कौन से जुड़ा हुआ है, उरुग्वे। मतलब कृषि कंडीशन में देखा जाए तो पराना और पराग्वे जो नदी है,
कौन सी है, पराना और पराग्वे नदी है, उन्हीं का जो क्षेत्र है, जो प्लाटा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त दशाएं मिलती है। और इसमें आपको पता होगा इस अर्जेंटीना के अंतर्गत ही जो प्लाटा क्षेत्र में जो प्रेरी घास के मैदान है, इन प्रेरी घास के मैदानों में एक घास पाई जा रही थी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट्स पैटर्न में भी आपका लिख देता हूँ, कहाँ पे मिलता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और साथ में जुड़ता है इससे कौन सा, उरुग्वे। इसी में क्या मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी कौन सा मिलेगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे का क्षेत्र मिलेगा। और ध्यान रखना यहाँ का साउथ अमेरिका में उत्पादित होने वाला जो गेहूं है उसका 60% गेहूं अकेला कौन उत्पादित करता है, आपका अर्जेंटीना ही उत्पादित करता है अकेला। हालांकि यहाँ की जो खपत है, यहाँ जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कम पड़ता है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये अपनी जरूरतों के हिसाब से काम चलाते हैं, बस इतना ही है। तो यहाँ गेहूं का ज्यादातर जो जितना भी गेहूं उत्पादित होता है वो सारा का सारा कहाँ हो रहा है, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में हो रहा है, जो कितना 60% गेहूं अकेला अर्जेंटीना पैदा कर रहा है। अब बात करें इस क्षेत्र की, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, आपका प्लाटा क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, प्लाटा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पराग्वे और उरुग्वे नदी आती है आपकी, पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी आती है। ये नदी आकर के क्या करती है, प्लाटा क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। और इन क्षेत्रों में इन घास के मैदानों में, या इन क्षेत्रों में घास का मैदान कौन सा, आपका प्रेरी घास के मैदान है। और इन घास के मैदानों में आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था, इनमें घास पाई जाती है, इसका नाम है पंपास। यहाँ एक घास कौन सी है, पंपास घास पाई जाती है। और इस पंपास घास के मैदानों में अल्फा अल्फा टाइप की घास भी है। इन पंपास घास के मैदानों में एक घास पाई जा रही है जिसका नाम क्या है, अल्फा अल्फा। इस घास का नाम क्या है, अल्फा अल्फा घास है। इसलिए इस अल्फा अल्फा घास को, ये अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास है। प्रोटीन युक्त घास होने के कारण से मैंने बताया था पहले भी आपकी क्लास में कि यहाँ के क्या होते हैं, पशु क्या होते हैं, इसको खा करके थुलथुले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री का विकास हुआ है क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र के अंदर एक तो है डेयरी इंडस्ट्री और एक कौन सी आपकी मांस इंडस्ट्री का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उद्योग की बात कर ले साथ में आप लोग, तो एक तो डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग, और जो डिब्बाबंद मांस आता है उसका मतलब मांस उद्योग। मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, मांस उद्योग का क्या हुआ है, विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंतर्गत। हालांकि यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है, घास मिलती है, अच्छी क्वालिटी की घास है, प्रोटीन युक्त घास है। तो इस घास के उपलब्ध होने के कारण से यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े पशुपालन केंद्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। लोग खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं यहाँ पे। और पशुपालन के जो बड़े बड़े केंद्र है यहाँ पे इस क्षेत्र में, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र के अंदर जो पशुपालन के बड़े बड़े केंद्र है, मैं लिख देता हूं पशुपालन के बृहद केंद्र, इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं एस्टेंसिया। यहाँ पशुपालन के जो केंद्र होते हैं उन पशुपालन के केंद्रों को कहा जाता है एस्टेंसिया। पशुपालन के जो केंद्र उन्हें क्या कहेंगे, एस्टेंसिया। और इस एस्टेंसिया में मतलब इन केंद्रों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग, यहाँ इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग कहलाते हैं ग्वाचो। उन लोगों को कहते हैं ग्वाचो। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को भी याद रखिएगा आप लोग, इन्हें क्या कहते हैं, ग्वाचो कहते हैं। पशुपालन केंद्रों पे इन एस्टेंसिया जो वैध पशुपालन केंद्र हैं, इन पे काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ग्वाचो कहलाएंगे। एक्चुअल में ये ग्वाचो जो लोग हैं, ये ग्वाचो लोग कुछ नहीं है, ये मिक्सअप प्रजाति है जो कौन सा है आपका नेस्ट जो का ही पार्ट है, जो कि यूरोपियन से मिलकर के बना है, इंडियन से मिलकर के बना है। ये ग्वाचो वही लोग हैं जो यहाँ क्या करते हैं, पशुपालन केंद्रों पे काम करने का कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर मतलब कृषि की दृष्टि से बात करें तो गेहूं के मामले में किसका नाम आता है, अर्जेंटीना का नाम आता है। और उसके अलावा अर्जेंटीना के अलावा अपन कह सकते हैं गेहूं उत्पादन में अर्जेंटीना के अलावा गेहूं उत्पादन के तौर पे यहाँ पे मध्य चिली का भी नाम आता है। किसका आएगा, मध्य चिली का भी नाम आएगा। और कुछ हिस्सा आएगा किसका, ब्राजील का। कुछ हिस्सा भी किसका आ जाएगा, ब्राजील का। मध्य चिली के अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ पे, और इस भूमध्य सागर जलवायु में क्या उत्पादित होता है आपका, यहाँ भी क्या होता है, गेहूं कुछ मात्रा में क्या होता है यहाँ उत्पादित किया जाता है। बात क्लियर होगी आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो गेहूं की बात हो गई है। तो गेहूं के अलावा देखो ध्यान रखना, यहाँ जो कॉर्न है, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ मक्का की। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मक्का की बात कर रहा हूं मैं आपसे। साउथ अमेरिका के अंतर्गत मक्का को कॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर मक्का को बोलते हैं
कॉर्न। और ये जो मक्का है यहाँ का मूल पौधा है, स्थानीय पौधा है यहाँ का मक्का। एक्चुअल में क्या था, ये मक्का का जो इन्वेंशन हुआ है, मतलब मक्का को जो उगाया है सबसे पहले, तो वो आपको याद होगा, आप मैंने जब प्रजातियां पढ़ाई थी आपको, आपने इनका एक प्रजाति थी, क्या नाम था, इनका, और एक प्रजाति था अस्तेक। अस्तेक और इनका प्रजातियों ने क्या किया, मध्य जो अपना मध्य अमेरिका वाला पार्ट है उसमें क्या हुआ है, इनका सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो मक्का भी यहाँ से उत्पादित होता है, और मक्का उत्पादन के लिए भी आपका कौन सा जाना जाता है, ब्राजील जाना जाता है। ब्राजील के साथ में आपका इक्वाडोर भी मक्का उत्पादन से जुड़ता है इस क्षेत्र में, ठीक है। मक्का भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन मक्का भी कहाँ से, ब्राजील से, और आपका जो इक्वाडोर है वहां से, और अर्जेंटीना के कुछ पार्ट से क्या होता है, आपको ये भी मिल जाएगा, क्या, मक्का भी मिल जाता है। उसके आगे बात करें हम लोग, आगे बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ होती है कॉफी, यहाँ होती है क्या होती है, कॉफी। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते थोड़ा सा हम लोग, बेटर तरीके से ज्यादा समझ में आएगा आपको। अच्छा, आगे हम लोग बात कर रहे थे, तो आगे बात कर रहे थे नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करें, तो यहां बात कर रहे थे किसकी, कॉफी की, तो मतलब कहवा। तो किसकी बात कर रहा हूं, कहवा की बात कर रहा हूं। और कहवा के मामले में देखना, एक तो आपका आता है ब्राजील, विश्व का सबसे ज्यादा कहवा कॉफी उत्पादक कौन से देश है आपके, एक तो ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद में कोलंबिया आता है, और कोलंबिया के साथ में आपका कौन सा जुड़ता है, इक्वाडोर। मतलब मैं कह दूं कि कहवा उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक या कहवा उत्पादक कौन से देश हैं आपके, एक तो आता है आपका कौन सा, ब्राजील, इसके साथ जुड़ता है आपका कौन सा, कोलंबिया, उसके अलावा जुड़ता है आपका कौन सा, इक्वाडोर। ये सारे देश मिलकर के, ये तीनों देश मिलकर के विश्व की सर्वाधिक कॉफी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये सारे के सारे देश मिलकर के क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करते हैं। इसे ब्राजील के अंतर्गत ध्यान रखना, ब्राजील के अंतर्गत जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, जिस मिट्टी में, इस ब्राजील में बता दो आपको, ये उच्च भूमि क्षेत्र है इधर का, जहाँ पे आपको सवाना टाइप की वनस्पति मिल रही थी। इस ब्राजील के अंतर्गत ही आप याद रखना, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। यहाँ क्या मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा। यहाँ मिट्टी कौन सी होती है, लाल मृदा होती है। और ये लाल मृदा जो है इसको बोलते हैं टेरा रोसा, टेरा रोसा। इस लाल मृदा को क्या बोलते हैं, टेरा रोसा बोलते हैं। और इस लाल मृदा के अंतर्गत क्या पैदा की जाती है, किसका बागान होते हैं, यहाँ पे कॉफी के बागान होते हैं, मतलब कहवा के बागान होते हैं इसमें। और यहाँ के जो खेत हैं, इस मिट्टी को तो बोलते हैं, लाल मृदा को बोलते हैं टेरा रोसा। और यहाँ के जो खेत हैं, जहाँ पे क्या उत्पादित करते हैं, इन खेतों में कॉफी उत्पादक खेत है, यहाँ क्या है, कॉफी के बागान है। खेतों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बागानों को, इनको बोलते हैं फेजेंडा। इन्हें क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक कौन से आपके, ब्राजील है, कोलंबिया है, और उसके बाद में जुड़ता है इक्वाडोर। ये तीनों ही क्या है, विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन करते हैं, कॉफी का उत्पादन करते हैं। इसमें जो ब्राजील के अंदर जो कॉफी है वो कौन सी मिट्टी में पैदा होती है, लाल मिट्टी में पैदा होती है। और लाल मिट्टी को बोलते हैं यहाँ पे, जिसमें कॉफी उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं टेरा रोसा। और टेरा रोसा मिट्टी वाले जो खेत हैं जिसमें कॉफी के बागान लगे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं फेजेंडा। बात याद रहेगी शायद आपको, इतना टफ नहीं है सेगमेंट। हाँ, इस क्षेत्र में देखो लाल मृदा है। लाल मृदा एक्चुअल में क्या है, स्पेनिश में रोसा जो बर्ड होता है, उस रोसा बर्ड का मतलब है बैगनी। और जब इसकी मात्रा, ये जो लाल मृदा है कुछ कुछ बैगनी कलर में जाती है, ये इसकी अधिकता क्या है, इसका कलर कैसा होता है, लगभग बैगनी सा होता है। और इसके कारण से क्या होता है, रोसा बर्ड यूज किया हुआ है बैगनी, इसलिए इसको बोलते हैं टेरा रोसा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको टेरा रोसा बोलते हैं। और यहाँ के जो खेत क्या कहलाते हैं आपके, फेजेंडा कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉफी उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक कॉफी कौन सा उत्पादन करते हैं आपके, ब्राजील करता है, कोलंबिया करता है, और इक्वाडोर करता है। अच्छा, ब्राजील के अंतर्गत ही कुछ और चीजें बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो ब्राजील के अंतर्गत ही हम बात करें, इस देश की बात करें, तो ब्राजील के अंतर्गत ही आपने सुना होगा, इसका जो नाम पड़ा है, ब्राजील का जो नाम पड़ा है, यहाँ एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है रेडवुड। इस वृक्ष का नाम क्या है, रेडवुड, जिसको स्थानीय लैंग्वेज बोलते हैं ब्रासिल।
जिसको स्थानीय लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, दैट वर्ड को ब्रासिल बोल रहे हैं। ब्रासिल वृक्षों की अधिकता के कारण से ही इस क्षेत्र का नाम, इस पूरे देश का नाम क्या पड़ा है आपका, ब्राजील पड़ा है। इसके कारण से क्या पड़ा है, इस देश का नाम ब्राजील पड़ा है आपके का। और यहाँ ब्राजील से सिर्फ रेडवुड ही नहीं, यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया है, ब्राजील से और भी वृक्ष मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रबड़ के वृक्ष है, रबड़ की क्या है, वृक्ष है, उन रबड़ के वृक्षों का क्या है, मूल स्थान भी कौन सा है, ये अमेजन बेसिन ही है, ये ब्राजील वाला हिस्सा ही है। किसका, रबड़ के वृक्षों का क्या है, मूल स्थान है। उसके अलावा आपने सुना होगा एक वृक्ष का नाम जिसका होगा कार्नोबा, एक वृक्ष का नाम है कार्नोबा। कार्नोबा भी कहां से पैदा होता है आपका, कार्नोवा भी सबसे ज्यादा हमको मिलेगा कहां से, ब्राजील से। और इस कार्नोवा से याद रखना, इससे बनती है मोम। इससे क्या बनाते हैं हम लोग, मोम बनाते हैं। इस कार्नोवा वृक्ष से क्या बनता है, मोम बनता है। और ब्राजील से एक और वृक्ष याद रखना, पहले बता चुका हूं आपको, इसका नाम है बालसा। कौन सा वृक्ष मिलता है यहाँ से, यहीं से ब्राजील से ही मिलता है हमको, बालसा वृक्ष मिलता है। और इस बालसा वृक्ष की लकड़ी कैसी होती है, हल्की होती है, जो पैकेजिंग केज बनाने के काम में आती है, नौकाएं बनाने के काम में आती है। और उसके अलावा एक और चीज इसमें याद रखिएगा आप लोग, उसके अलावा कॉर्क बनाने के काम में भी क्या आती है आपकी, बालसा वृक्ष की लकड़ियां काम में आती है। तो ब्राजील का थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र के अंतर्गत ब्राजील की बात कर रहे हैं हम लोग। इस क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, वृक्ष भी मिलेंगे, और यहाँ पे कृषि जलवायु कंडीशन भी मिलेंगे आपके लिए। आगे बात करें ब्राजील में, तो ब्राजील देखो, बात करें ब्राजील के अंदर एक और स्पेशलिटी है कि गन्ना उत्पादन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, गन्ना उत्पादक। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक साउथ अमेरिका का कौन सा है आपका, वो कौन सा आपका, ब्राजील ही है। गन्ना उत्पादक भी कौन सा है आपका, ब्राजील है। और गन्ना उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे आता है ब्राजील। गन्ना उत्पादन में पहली बार सबसे ज्यादा क्या होता है, विश्व में पहले स्थान पे आता है। इसलिए चीनी उद्योग के लिए भी फेमस है। यहाँ की जो कंडीशन है वो चीनी उद्योग के लिए भी क्या है, उपयुक्त है। उसके अलावा गन्ना के अलावा यहाँ क्या मिलता है, कपास। यहाँ से क्या पैदा होता है, कपास। और कपास के उत्पादन में ब्राजील ही यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कपास उत्पादक क्षेत्र भी किसके पास में है, ब्राजील के पास में है। और विश्व में ये जो आता है, ब्राजील कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। कपास उत्पादन के मामले में भी विश्व में चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ब्राजील ही आता है। याद रहेगा, आई थिंक इतना ज्यादा मुश्किल सेगमेंट नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, अगर और भी डीप बात करें अपन लोग, ब्राजील के अंदर कॉफी उत्पादक क्षेत्रों की बात कर रहे थे, फेजेंडा वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रांत है इसका साओ पोलो, यहाँ ब्राजील का एक प्रांत है जो कौन सा है, साओ पोलो। अभी दिखाऊंगा मैं आपको वो साओ पोलो, उसकी लोकेशन देख ही लेते हैं हम लोग। ब्राजील के अंदर जो प्रांत है साओ पोलो, ये साओ पोलो के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा क्या हुआ है, कॉफी उत्पादक क्षेत्र दिखाई देता है हमको। जो टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पे लेंगे आपको, ज्यादातर जो स्पष्ट तौर पे देखिएगा हमको कहाँ पे, साओ पोलो वाले क्षेत्र के अंदर। ये ब्राजील के अंतर्गत जो प्रांत है उसका नाम क्या है, साओ पोलो, ठीक है। ये बात हुई किसकी, कृषि की। तो कृषि युक्त ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन यहाँ की अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है, कृषि की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बेटर तरीके डेवलप नहीं है, क्योंकि ओनली 10% भूभाग क्या होती है, खेती होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खेती की जो उपयुक्त कंडीशन है वो भी कहाँ है आपके, अर्जेंटीना में और उरुग्वे वाले क्षेत्र के अंदर मिलती है। जो प्लाटा तोड़ने वाला क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा बेटर कंडीशन दिखती है, जहाँ पे पशुपालन केंद्र भी बने हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ उद्योगों की स्थिति की बात कर लेते हैं। ये तो हुई कृषि की बात। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, उद्योगों की बात कर लेते हैं कि उद्योगों की क्या कंडीशन है यहाँ पे। जब उद्योगों की बात करें हम लोग, तो देखो उद्योगों के मामले में पूरे साउथ अमेरिका के अंदर उद्योग और खनिजों की एक साथ बात कर रहा हूं आपसे। उसके अंदर ध्यान रखना, एक प्रांत है इसका, और उस प्रांत का नाम है आपके का मिनास गेरास। इस प्रांत का क्या नाम है, मिनास गेरास। इस मिनास गेरास में ही सबसे ज्यादा जो रिच कंडीशन है किसकी, खनिजों की, वो कहाँ है आपकी, मिनास गेरास के अंदर है, मिनास गेरास के अंदर है। और यहाँ से सर्वाधिक जो अयस्क पाया जाता है या जो मेटल मिलता है हमारे लिए वो पता है लोह अयस्क, या लोहा सर्वाधिक पाया जाता है इस मिनास गेरास से। ये याद रखिए आप लोग। अभी मैं एक एक करके डिस्कस करने वाले हम लोग आगे चल के। तो देखो इसी मिनास गेरास के अंतर्गत ही, मिनास गेरास के अंतर्गत ही यहाँ पे एक खान है, और इस खान का नाम है इटाबेरा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इटाबेरा। इस खान का नाम क्या है, इटाबेरा। और इस इटाबेरा के अंतर्गत आपको पता है, इटाबेरा के अंदर क्या मिलता है हमारे लिए, लोहा। यहां से क्या मिलेगा हमको, लोहा मिलेगा, लोहा अयस्क मिलेगा हमको। इटाबेरा के अंदर क्या मिलेगा हमको, लोहा मिलेगा यहाँ से। और विश्व की सबसे बड़ी जो खान है लोहे की वो भी कौन सी आपकी, इटाबेरा ही है।
उसके अलावा देखो ब्राजील के अंदर साउथ अमेरिका के सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है 82। उसके अलावा एक और खान है ऊपर, इसका नाम है अमापा। इस खान का नाम क्या है, यहाँ नाम लिख देता हूं मैं, अमापा। इस खान का नाम है अमापा। इस अमापा से याद रखिएगा, इस अमापा से आपको मिलेगा क्या, यहां से आपके लिए मिलेगा मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज का विश्व में सबसे बड़ा, विश्व की मैग्नीज मैग्नीज की सबसे बड़ी खान, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी आपकी, अमापा। ये भी याद रखिएगा, ये भी कहां पड़ती है आपकी, ब्राजील के अंतर्गत ही आती है। अमापा जो खान है ये मैग्नीज की विश्व की सबसे बड़ी खान है। उसी के पास में देखो एक शहर दिखा आपको, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। उसके पास में एक शहर है, इसका नाम है रियो डी जेनेरियो। और उसके अलावा एक और दिखेगा आपको, साओ पोलो। यहाँ एक और दिखेगा आपको शहर, कौन सा, साओ पोलो। अच्छा, इस साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत बीच वाला जो भाग है, इसका बीच वाला जो भाग है जिसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं आपके लिए, इसमें दिख रहा होगा आपको, यहीं पे कौन सा स्थित है, परेवा घाटी स्थित है। यहीं पे कौन सी घाटी स्थित है, परेवा घाटी। यहीं पे घाटी स्थित है जिसका नाम क्या है, परेवा घाटी स्थित है। और ये रियो डी जेनेरियो जो शहर है, ये काफी बड़ा नगर है, भव्य नगर है ये रियो डी जेनेरियो को, इसलिए बोलते हैं इसको मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, इसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट, मतलब भव्य नगर। मतलब क्या है, भव्य नगर। मैग्निफिसेंट का मतलब है भव्य नगर। तो इसको क्या बोलते हैं, भव्य नगर बोलते हैं, जो कि कहाँ है आपका, परेवा घाटी में। और कहाँ मिल रहा है आपको, परेवा घाटी के उत्तर की तरफ मिल रहा है। और साओ पालो और रियो डी जेनेरियो के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग परेवा घाटी का क्षेत्र बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। उसके अलावा देखो यहाँ इसी के पास में एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है बोलो हॉरिजेंटो। एक और इंपॉर्टेंट शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बोलो हॉरिजेंटो शहर जो है इसको भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ उद्योग की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे चिली के पास में एक जगह है और इस जगह के, इसको बोलते हैं चुकिक माता। इस जगह को बोलते हैं ये भी कलर तो आपको दिखेगा नहीं, चुकिक माटा। इस चुकिक माटा से यहाँ पैदा होता है तावा। और ध्यान रखना, तांबे की जो सबसे बड़ी खान है, तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है, तांबे की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान वो कौन सी आपकी, चुकिक माटा ही है, जो कहां पड़ती है आपकी, चिली वाले हिस्से के अंदर दिखाई देते हैं हमको चुकिक माटा। ये कौन सी है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तावा मिलेगा। अच्छा, इस क्षेत्र से, यहाँ साउथ अमेरिका वाले क्षेत्र से, यहाँ से आपको पेट्रोलियम भी मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। और पेट्रोलियम की जब बात करें तो यहाँ पे आपको एक झील बताई थी मैंने, इसका नाम था मरई कैवो। इस झील का नाम क्या था, मरई कैवो। इस झील का नाम था मरई कैवो झील। और इस मरई कैवो झील से हमारे लिए मिलती है क्या, पेट्रोलियम। यहाँ से मिलता है पेट्रोलियम। यहाँ से क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है इस झील से ही। उसके अलावा आपका जो देश है सूरीनाम, उसके अलावा सूरीनाम के अलावा सूरीनाम है, सूरीनाम के साथ में जुड़ेगा कौन सा आपका, वेनेजुएला। और ये जो देश है ये से भी क्या मिलता है हमको, पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, पेट्रोलियम मिलेगा। उसके अलावा गुआना से और किससे, आपका वेनेजुएला से, इन दोनों से अपने को एक और चीज मिलती है यहाँ से, बॉक्साइट। यहाँ से क्या मिलता है, बॉक्साइट भी हमको कहां से मिलेगा, इन्हीं क्षेत्रों से हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। आगे देखें, आगे बात करें हम लोग, देखो ये बहुत बेसिक सी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी, ये खनिज दृष्टि से ही बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है, बहुत ज्यादा खनिज हमको मिलेंगे नहीं इस से। याद रखना आपको, इटाबिरा को याद रखना है, अमापा को याद रखना है, आपको परेवा घाटी को याद रखना है, उसके बाद चुकिक माटा को याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं उद्योगों की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो कि बहुत यूजलेस हैं, तो आपको ज्यादा बेड के अंदर से बात नहीं करनी हमको, उनकी बात नहीं करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि बर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं, आपके इस पेज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए हमको ज्यादा इस पेज के ऊपर जाना भी नहीं है।
उसके अलावा आपने देखा होगा खनिजों की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, मारेकैबो झील से मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक द्वीप समूह दिखेगा आपको, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ कौन सा है? ट्रिनिदाद और टोबैगो। इस ट्रिनिदाद एवं टोबैगो से भी क्या मिलेगा अपने लिए? क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ से भी क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा इस क्षेत्र के अंतर्गत भी। उसके अलावा बोलीविया, उसके अलावा देश कौन सा अपना? बोलीविया। बोलीविया से भी आपको, अरे किधर गया, हाँ कंबोडिया है, बोलीविया नीचे, सॉरी, यहाँ बोलीविया, और बोलीविया से भी अपने को क्या मिलता है? टिन। वो बोलीविया से क्या उत्पादित होता है? टिन उत्पादित होता है यहाँ से। ठीक है, ये खनिजों की स्थिति है कि यहाँ से कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे विकसित हैं, ये उनकी बात है। अच्छा, एक छोटा सा सेगमेंट और देख लेते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पेरू के तट पे एक स्पेशल घटना हुई है। यहाँ पेरू के तट पे, ये पेरू जो है इसी के तट पे एक स्पेशल घटना हुई है, और वो घटना क्या है उसकी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पेरू के तट पे, ये जो पेरू वाला तट है, इस पेरू के तट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पेरू के तट पर क्या हुआ है, एक पक्षी का निवास स्थान है जिसका नाम है ग्वानो। इस पक्षी का नाम है क्या है? ग्वानो पक्षी है। इस ग्वानो पक्षी ने क्या किया है, इस ग्वानो पक्षी की जो बीट है, ये क्या करता है, यहाँ पेरू के तट पे कौन सी मछली पाई जाती है? यहाँ मछलियां पाई जाती है एंकोबीज। ये क्या करता है, इन एंकोबीज जो मछलियां हैं, एंकोबीज जो मछलियां हैं, इन एंकोबीज मछलियों को क्या करता है? इनको खाता है। इनको खा करके क्या करता है, अपने मलमूत्र से क्या होता है, इसके मलमूत्र से क्या नाइट्रोजन निकलती है। क्या निकलता है? इसको खा करके ये क्या त्यागता है? नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट क्या है? जो नाइट्रोजन है, ये क्या होती है आपको, ये क्या होती है? कृषि के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। जो उर्वरक होते हैं उनको बनाने के लिए क्या आती है? काम में आती है। तो ग्वानो पक्षी लाखों की संख्या में होते हैं, और ये क्या करते हैं? एंकोबीज मछली को खाते हैं और अपनी बीट मलमूत्र का क्या करते हैं? ये त्याग करते हैं। इसके कारण से क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्षेत्र में नाइट्रेट के क्या मिले हैं? भंडार मिले। इस क्षेत्र में क्या मिले हैं? नाइट्रेट के भंडार मिले हैं। जो नाइट्रेट के क्या है? नेचुरल भंडार है, जो कहाँ मिलते हैं? हाँ, पेरू के तट के पास में ग्वानो पक्षी की वजह से चिली वाले हिस्से में, उत्तरी चिली वाले हिस्से में दिखाई देते हैं। और इस उत्तरी चिली के अंदर ही, कहाँ पे? उत्तरी चिली के अंतर्गत ही आप याद रखना, यहाँ पे उर्वरक बनाने के कारखानों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। उर्वरक बनाने के कारखाने, उर्वरक बनाने के कारखानों को क्या हुआ है? पेरू के तट पे ही क्या हुआ है? विकास हुआ है इन कारखानों। तो यहाँ पर उर्वरक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कहाँ हुआ आपका? उत्तरी चिली के अंतर्गत क्या हुआ? उर्वरक इंडस्ट्री का क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ? कि यहाँ कौन सा पक्षी है? ग्वानो है। जो पक्षी कौन सा खा रहा है? एंकोबीज। उसके कारण से अपने मलमूत्र से क्या दे रहा है? नाइट्रेट दे रहा है। नाइट्रेट के भंडार बने हुए हैं यहाँ पे चट्टाने टाइप में बन जाती है बिल्कुल नाइट्रेट की। तो ये नाइट्रेट की चट्टानों का उपयोग क्या करते हैं? यहाँ पे उर्वरक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री है, उसका डेवलपमेंट में ये काम आता है, रॉ मटेरियल के तौर पर। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होगा आपका? उर्वरक इंडस्ट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा देखना, उसके अलावा यहाँ का अगर देखा जाए पूरा का पूरा, यहाँ जो इधर की तरफ आप देखो पैसिफिक ओशन है, ये कौन सा महासागर है आपका? पैसिफिक महासागर है। और ये आपका कौन सा है? अटलांटिक ओशन है इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो पैसिफिक और अटलांटिक की जब बात करते हैं हम लोग इन दोनों महासागर की, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ एक रेल मार्ग विकसित किया गया है। यहाँ क्या हुआ है? एक रेल मार्ग विकसित किया गया है, और उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस एडियन रेल मार्ग। मैं कहा यहाँ लिख देता हूं मैं इस रेल मार्ग का नाम, ट्रांस एडियन रेल मार्ग। ये ट्रांस एडियन रेल मार्ग है, ये ट्रांस एडियन रेल मार्ग है। ये कहाँ है आपका? यहाँ बालपरोस, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बालपरोस। और इधर कौन सा है आपका? जो अर्जेंटीना की कैपिटल है उसका नाम ब्यूनस आयर्स। मतलब यहाँ कौन सी जगह है आपकी? बालपरोस। और यहाँ कौन सी आपकी? ब्यूनस आयर्स। तो बालपरोस से लेकर के ब्यूनस आयर्स को क्या किया है? सीधा सीधा जोड़ा है, इससे ट्रांस एडियन रेल मार्ग से जोड़ा गया है। और ये रेल मार्ग क्या करता है आपका? पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ रहा है? अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये तो हुई खनिजों की बात, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं है। ये किसी की बात कर ली, खनिजों की, उद्योग की बात हुई, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। उसके अलावा यहाँ एक दो परियोजना भी चाली है, जैसे कि अपन बात करें यहाँ एक नदी वाला मैप था, इसको लेकर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है पराना। ये कौन सी नदी है आपकी? पराना। कौन सी नदी है?
पराना, ये है पराग्वे। और नीचे से नदी आती है आपकी उरुग्वे, ये नदी कौन सी आपकी उरुग्वे, ठीक है। ये नदियां मिलकर के क्या करती हैं, आपका एक लाप्लाटा क्षेत्र का विकास करती है। इस पराने पे ही, पराना नदी के ऊपर ही एक डैम बनाया हुआ है इन्होंने, एक बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पे एक क्या बनाया है, डैम बनाया है यहाँ पे, और उसका नाम है इटेपू, इटेपू बहुउद्देशीय परियोजना। वो कहाँ बनाई है इन्होंने, वो पराना नदी के ऊपर संचालित की जा रही है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग यहाँ के इस सेगमेंट के अंतर्गत आपको, ठीक है। अभी तक हमने साउथ अमेरिका को बहुत डिटेल से पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने इसकी थोड़ी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की थी, जिसके मैंने फिजिकल की बात की थी, और लास्ट में जाकर के मैंने इसके आर्थिक परिदृश्य की बात की थी, जो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें काम काम की चीजें हमको देखनी है, उसके अंतर्गत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। आई होप कि आप मेरे साथ साथ मैपिंग कर रहे होंगे। मैंने आपको जैसे पहली क्लास से बोला है कि आप मैपिंग करते चलिए, मेरे साथ साथ जुड़िए उस सेगमेंट से, और मैपिंग करते हुए आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एटलस ले लीजिए, एटलस पे आप हाथ से ड्रॉ कीजिए चीजों को, आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। आपको मैं इतना अश्योरिटी से कह रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है अगर वो आपने मेमोराइज किया, उसको आपने क्या किया है, मेमोराइज किया है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है किसी भी तरह से कि आपको कुछ पीछे बन के देखने की, या पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ इस बात के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करके इसको मैपिंग कीजिए अपने हाथ से, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। अभी के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए।